मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। एसएसटी का टॉपिक हमारा चल रहा था, तो एसएसटी के टॉपिक के अंदर क्लास 9th थी। पॉपुलेशन का लेसन जो है हमने पढ़ना स्टार्ट करा था। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी तो उसके बारे में हम लोगों ने आप लोगों को बताया था। कौन कौन सी जो मुख्य बिंदु थे, जैसे आपको सेक्स रेशियो के बारे में बताया, लिटरेसी रेट के बारे में बताया, लिटरेट किसे कहा जाता है वो बताया, एज कंपोजिशन के बारे में बताया। तो इस लेसन को आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लेसन की जो मुख्य बातें हैं वो पॉपुलेशन से रिलेटेड आएगी, क्योंकि लेसन का नाम ही पॉपुलेशन है, जनगणना है या सॉरी जनसंख्या है। तो पढ़ते हैं, करते हैं हमारे इस टॉपिक को स्टार्ट। देखिए, पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, कि जो लोग हैं वो किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण क्या होते हैं, महत्वपूर्ण संसाधन होता है। अब इस बात का क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो इस पॉपुलेशन के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एक देश किसे कहें, देश किसे कहा जाता है। तो देश का मतलब रहता है कि ये इस देश नामक शब्द के 4 अंग होते हैं प्रमुख रूप से। इन 4 अंगों में से यदि एक भी अंग नहीं है तो आप किसी भी देश का निर्माण जो है वो समझिए कि कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले किसी भी देश के निर्माण में जो महत्वपूर्ण अंग है वह होता है लैंड, जमीन। क्योंकि जब तक जमीन ही नहीं होगी, निर्धारित क्षेत्र ही नहीं होगा, तो उसके ऊपर रहने वाली जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से निवास करेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वह है लैंड। लैंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेकंड अंग है वह है वहां पर रहने वाली पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होगी तभी देश का निर्माण होगा। एक या दो लोगों के रहने से किसी क्षेत्र को देश का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वह है लैंड हो गया, पॉपुलेशन हो गया। अब इन दोनों को रक्षा के लिए या इन दोनों के कुशल संचालन के लिए, इनके कुशल प्रशासन के लिए हमें जिसकी जो सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी वो होगी किसकी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यदि नहीं होगी, सरकार यदि नहीं होगी, तो किस प्रकार से इन दोनों ही चीजों के बीच में कम्युनिकेशन किया जा सकेगा? क्योंकि सरकार ही वो अंग होती है जो किसी भी देश के कुशल संचालन के लिए, कुशल प्रशासन के लिए जनता का सहयोग लेते हुए प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं कि चौथे नंबर का जो महत्वपूर्ण अंग है वह है संप्रभु शक्ति, या इसे संप्रभुता भी कहा जाता है। संप्रभुता क्या होती है? इसका मतलब होता है कि कोई ऐसे नियम कानूनों का अधिकार, या कह सकते हैं ऐसे नियम कानून, ऐसी शक्ति जो कि किसी भी देश को इतना ज्यादा ताकतवर बनाती है कि वह अपने देश की स्वयं बगैर आत्मनिर्भर होकर के, बगैर किसी मदद के अपनी सुरक्षा कर सके, अपना डिफेंस कर सके। तो इस शक्ति को ही हम संप्रभुता का नाम देते हैं, इसे ही हम संप्रभु शक्ति कहते हैं। दोबारा बता देता हूँ, संप्रभु शक्ति का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से कोई भी देश अपनी स्वयं की रक्षा करने में आत्मनिर्भर बन जाता है, उसे हम संप्रभु शक्ति कहते हैं। तो ये 4 अंग होने चाहिए किसी भी देश के निर्माण के लिए। तो उनमें से ही एक जो सेकंड नंबर का अंग है पॉपुलेशन, उसी के बारे में हम इस लेसन के अंदर अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए ये बात कही गई है कि पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, यानी कि किसी भी देश का जो महत्वपूर्ण संसाधन है वह क्या होती है? वहाँ की जनसंख्या होती है। क्योंकि जब लोग ही नहीं होंगे, जनसंख्या ही नहीं होगी, तो किसी भी देश को देश का दर्जा नहीं दिया जा सकेगा, किसी भी देश को राष्ट्र नहीं कहा जा सकेगा। अगली बात कहा जाता है कि ए वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड्स पोटेंशियल पावर टू द नेशन। किसी भी देश को सामर्थ्य शक्ति प्रदान करने के लिए एक सुशिक्षित और स्वस्थ जनता का होना आवश्यक है। यानी कि कोई भी जो देश है वो अपने आप में आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब वहाँ की जनता अपने आप में सर्वसमर्थ होगी,
किसी भी प्रकार से दूसरे किसी अन्य राष्ट्र के प्रति डिपेंड नहीं होगी, अन्य राष्ट्र के प्रति किसी भी तरीके से समर्थ नहीं होगी। आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में दो शब्द पढ़े हैं, विकासशील और विकसित देश। तो विकासशील वही देश हैं जो अभी भी किसी न किसी प्रकार से दूसरे देशों से, जो विकसित देश हैं उन देशों के ऊपर किसी न किसी प्रकार से निर्भर है, लेकिन वो तो है विकासशील देश। और विकसित देश वो है जो किसी भी प्रकार से दूसरे देशों के प्रति समर्पित नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी जो देश है, कोई भी जो राष्ट्र है, यदि वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की जनता, वहाँ की जनसंख्या यदि स्वस्थ रहेगी, सुशिक्षित होगी, तो कोई भी देश अपने आप में सर्वसमर्थ रहेगा, किसी भी प्रकार से दूसरे देश के प्रति आत्मनिर्भर नहीं रहेगा। उस देश के भीतर इतनी अपने आप में सामर्थ्य शक्ति होगी कि वह अपने आप को सुविकसित करने का बहुत ही बेहतर तरीके से इंतजाम कर पाएगा, व्यवस्था कर पाएगा। तो आगे देखते हैं, द पीपल आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। कहा जाता है अब जो किसी भी देश में पाए जाने वाले लोग हैं, वहाँ की जनसंख्या है, वह किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को और साथ में ही सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा और साथ में वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी वहाँ की जनसंख्या का एक प्रमुख रोल होगा। आगे कहा जाता है, दे मेक रिसोर्स एंड यूज देम। अब जनसंख्या के आधार पर उस जनसंख्या में से यदि सुशिक्षित लोग होंगे तो सुशिक्षित लोग अपने देश के अंदर इस प्रकार के संसाधनों का निर्माण करेंगे ताकि जो मनुष्य के जीवन के 5 मूलभूत तत्व हैं उनको आराम से, या मूलभूत अंग हैं, जरूरतें हैं, उनको प्राप्त करने में आसानी से उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर पाएगा और मनुष्य के जीवन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो आदमी की बेसिक नीड्स हैं उनको वह पूरा कर पाएगा, ताकि हम कोई भी देश जो है वो अपने आप में समर्थ बन सके। अब वो 5 बेसिक नीड्स कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो आप सभी जानते हैं। तो ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं आज से कुछ वर्ष पहले तक बताई जाती थी, लेकिन उसके बाद में पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो एक और अन्य बेसिक नीड बनी मनुष्य की, वह बनी शिक्षा। लेकिन शिक्षा से भी पहले जिस एक अन्य जरूरत का नाम आता है, जो आज के समय में बहुत ही जरूरी हो गया है, वह जरूरत है स्वास्थ्य, चिकित्सा। तो कहने का मतलब है ये 5 बेसिक नीड्स हैं। ये 5 बेसिक नीड जो भी देश अपने देशवासियों के प्रति आराम से, आसानी से इन 5 ही बेसिक नीड्स को पूरा कर देता है, उसी देश को हम विकसित देश के दर्जा दे सकते हैं। तो वो 5 बेसिक नीड्स कौन सी है, रोटी, कपड़ा, मकान तो है ही, ये तो 3 बेसिक नीड्स हैं, साथ में 2 और भी हैं, एक चिकित्सा और एक शिक्षा। क्योंकि इन 5 ही नीड्स को पूरा करके कोई भी देश अपने देश को विकासशील देश की श्रेणी से हटा करके अपने देश को विकसित देश के दर्जे को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आगे देखें, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम बात करते हैं सेंसस की, जनगणना की। जनसंख्या अलग चीज है, जनगणना अलग चीज है, दोनों को सेम ना समझें। जनसंख्या का मतलब है जनों की संख्या, यानी कि पूरे किसी भी देश के अंदर रहने वाले लोगों की जो टोटल नंबर है उसको हम जनसंख्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन जो जनगणना है उसका मतलब होता है कि समस्त देशवासियों को गिनने का जो कार्य पूरा किया जाता है, जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जनगणना कैसे होती है, कितने वर्षों के अंतराल पर होती है और इसके भीतर क्या काम किया जाता है। तो देखते हैं शुरुआत इसकी कब से हुई थी। तो देखते हैं कि ए सेंसस इज एन ऑफिशियल इन्यूमिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डन बाय पीरियडिकली, यानी कि समय समय पर जो ये जनगणना का कार्य है, ये एक आधिकारिक कार्य है, यानी कि आधिकारिक आंकड़ा होता है, आधिकारिक लोगों की गिनती का एक आंकड़ा रहता है। तो यह कार्य जो है वह समय समय पर करवाया जाता है, यानी कि एक निश्चित अवधि के बाद इस जनगणना के कार्य को पूरा करवाया जाता है। अब कितना समय के बाद करवाते हैं हम बात करते हैं इस बारे में। देखें कि द फर्स्ट सेंसस
जो पहली जनगणना हुई थी वह हुई थी 1872 में। 1872 के भीतर फर्स्ट जो जनगणना है उसका काम शुरू किया था। अब आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1872 के भीतर हमारा देश जो है वो ब्रिटिश रूल से प्रभावित था। ब्रिटिश शासन का उस समय मौजूद था अस्तित्व, यानी कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन ये जनगणना के काम को उसी समय स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन सन 1872 में जो ये जनगणना की गई, इसके जो आंकड़े थे वो व्यवस्थित रूप से इकट्ठे नहीं किए जा सके। लेकिन यदि हम बात की जाए तो शुरुआत जो है वो 1872 से ही मानी जाती है। यदि कभी आपके क्वेश्चन आता है कि यदि प्रथम जनगणना का कार्य कब स्टार्ट किया गया था, तो आपका जवाब 1872 होगा। लेकिन अब दो फर्क हो जाता है, एक होता है व्यवस्थित जनगणना और एक होता है प्रथम जनगणना। तो प्रथम जनगणना तो हुई थी 1872 में, लेकिन सवाल कुछ इस तरीके से आए कि पहली व्यवस्थित जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी, तो इसका जो जवाब है वो अगली पंक्ति में है। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस के प्रथम संपूर्ण जनगणना या प्रथम व्यवस्थित जनगणना जो हुई थी वो हुई थी सन 1881 में। यानी कि 1872 के बाद में 1881 के अंदर दूसरे नंबर की जनगणना का कार्य किया गया था। दोनों में डिफरेंस क्या था कि इसमें व्यवस्थित जनगणना नहीं थी, आंकड़े जो आए थे उनको ठीक प्रकार से लगाया नहीं गया था, उनकी जो गणना की गई थी उसमें कुछ हेरफेर था, गड़बड़ थी, पूरी व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। लेकिन इसके अंदर जो 1881 में जनगणना हुई, इसके अंदर सभी आंकड़े व्यवस्थित रूप से एकत्र किए गए, इकट्ठे किए गए। सेंससेस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10 इयर्स। होती नई बात आपको बताई है, आप ऐसे पिछली कक्षाओं में भी आप लोग पढ़ चुके हैं इस बात को कि जो जनगणना का कार्य है नियमित रूप से हर 10 वर्ष के पश्चात किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सारणी में कि सभी जो जनगणना है उनके वर्ष आपको बताए गए हैं, नियमित रूप से कैसे कैसे आपकी जनगणनाएं हो रही हैं उसके बारे में बताया गया है कि सर्वप्रथम जो जनगणना हुई, यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं आप लोगों को कि कौन से नंबर की ये जनगणना होगी, किस वर्ष के भीतर करवाई गई थी। 1872 के अंदर फर्स्ट जनगणना हुई आपकी। तो नियम के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट नंबर की जो जनगणना थी 1872 में, सेकंड 1881 में, थर्ड हुई आपकी 1891 में, फोर्थ 1901 में, उसके बाद फिफ्थ नंबर की जो थी वो 1911 में, उसके बाद में सिक्स नंबर की जो हुई थी 1921 में, उसके बाद में 7 की 1931, 8 की 1941, 9 की 1951, 10 की 1961, 11 की 1971 और 12 की 1981, 13 1991, 14 की हुई 2001, उसके बाद 15 2011। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अब हमारा आगामी वर्ष है सन 2020 के बाद 2021, उसमें भी अगली जनगणना का कार्य पूरा हो जाएगा और नए आंकड़े आ जाएंगे और 2021 के अंदर जो संपूर्ण होगी जनगणना उसका क्रम के हिसाब से सिस्टमैटिकली ढंग से कौन सा नंबर होगा, तो वह 16वें नंबर की जनगणना होगी। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी जनगणना का कुछ रिलेटेड विशेष प्रश्न वो क्या है। सबसे पहली बात, पहला सवाल तो ये बनता है कि सन 2011 की जो जनगणना है वो कौन से नंबर की जनगणना है, तो काउंटिंग करके देख लीजिए 15वें नंबर की यह जनगणना है। कोई यदि ये पूछे कि 2021 में जो जनगणना होने वाली है वो कौन से नंबर की जनगणना है, आप देख सकते हैं कि 16वें नंबर की जनगणना होगी। यदि सवाल ये पूछ लिया जाए कि देश के आजाद होने के बाद से लेकर के 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की जनगणना थी, तो आप काउंटिंग इस प्रकार से करेंगे कि हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 के बाद फर्स्ट नंबर की जनगणना कब होगी, 1951 में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, यानी कि 2011 के अंदर देश के आजाद होने के बाद जो जनगणना हुई वो सन 2011 में हुई। और ये कौन से नंबर की जनगणना थी, तो ये 7वें नंबर की जनगणना थी। और देश के आजाद होने के बाद में 8वें नंबर की जनगणना कौन से वर्ष में होगी, तो ये होगी सन 2021 में। तो ये सारे जो भी जनगणनाएं हुई हैं, यानी कि जितनी बार भी लोगों की काउंटिंग की गई है, तो सभी के नंबर आपको बता दिए गए हैं। आप यहाँ से अच्छी तरह से इस वीडियो को गौर से देखें, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब हम आगे देखते हैं दी एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के पहलू। कि जनसंख्या के पहलू से मतलब है कि जनसंख्या कहाँ ज्यादा बढ़ती है
और जनसंख्या के अंदर किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, जनगणना करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, तो देखें पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जनसंख्या का प्रकार या जनसंख्या का आकार और वितरण। अब जनसंख्या का आकार और वितरण से मतलब क्या है कि जनसंख्या का जो आकार है या जनसंख्या जो है वो उसकी अधिक मात्रा कहाँ किस राज्य में होगी, किस देश में होगी, और साथ में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि किसी भी देश के अंदर जो जनसंख्या है वो सेम मात्रा में तो हो नहीं सकती, सेम संख्या में नहीं हो सकती, कहीं ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं मीडियम लेवल पर होगी। तो ऐसा क्यों? तो जहां पर मनुष्य को अपने जीवन शैली को बेहतर तरीके से जीवन के लिए उचित संसाधन मिलेंगे वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी। जहां पर उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जरूरत के सामान ज्यादा होंगे वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां पर जनसंख्या का वितरण अधिक होगा। और जहां पर ये सारी ह्यूमन बेसिक नीड्स पूरी करने में मनुष्य अपने आप को असमर्थ पाएगा वहां की जनसंख्या कम होगी। अब यदि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हमारे भारत के भीतर सबसे ज्यादा जनसंख्या को धारण करता है, लेकिन यदि हम बात करें कि यदि कम जनसंख्याओं के रूप में देखा जाए तो हमारे जैसे राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर, वहां का यदि आप जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो वहां बिल्कुल नहीं लग, क्यों? क्योंकि रेगिस्तानी इलाका, और रेगिस्तानी इलाके के अंदर जो मनुष्य की बेसिक नीड्स होती है वो पूरी हो पाना संभव नहीं है। तो वहां की यदि जनसंख्या की तुलना उत्तर प्रदेश से की जाए तो वो काफी कम होगी। तो कहने का मतलब यही है कि जनसंख्या का वितरण सर्वाधिक वहीं पाया जाएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या वहीं पाई जाएगी जहां पर मनुष्य की बेसिक नीड्स आराम से पूरी हो पाएंगी, और जहां बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी वहां पे जनसंख्या ज्यादा नहीं पाई जाएगी। तो जनसंख्या आकार इसी प्रकार से प्रभावित होता है, इन तत्वों से प्रभावित होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज के जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। अब जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती है और जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी भी देश के भीतर यदि, जैसे हम एक उदाहरण मान लेते हैं कि सन 2011 के भीतर 2001 के भीतर मान लीजिए किसी भी देश के भीतर 1000 की जनसंख्या थी, यानी कि मान लीजिए 2001 के भीतर 1000 की जनसंख्या थी, और सन 2011 के, क्योंकि जनगणना का काम 10 वर्ष के अंतर पर होता है, और 2011 के भीतर यदि कहीं की जनसंख्या 2000 हो गई तो जनसंख्या में वृद्धि कितने की हुई, यानी कि कितने लोगों का डिफरेंस आ गया? 1000 लोगों का डिफरेंस आ गया। अब जो ये डिफरेंस आया है इसके आधार पर यदि वृद्धि दर निकाली जाए तो वो फिर जनसंख्या वृद्धि दर कहलाने लग जाएगी। और दूसरी बात है कि पॉपुलेशन के अंदर चेंज की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी कि जनसंख्या अलग कैसे हो जाती है। अब मान लीजिए कि भारत के अंदर जो राज्य हैं, अब कुछ राज्य तो ऐसे हैं कि जहां पर काम धंधे की कोई कमी नहीं है, जहां पर जो संसाधन है, मानव संसाधन, वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य का जो जीवन स्तर है, जो उसको रुपए पैसे की जरूरत होती है या जीवन शैली के लिए जो आवश्यक वस्तु होती है वो आसानी से प्राप्त हो जाती है, तो वहां पर जनसंख्या आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि यदि वहां पर रोजगार कम हो जाता है, मानव संसाधन जो है वो कम हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो जनसंख्या होगी वो एक स्थान से दूसरे जगह पर चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो नियमित रूप से बदलते रहते हैं, यानी कि कभी जनसंख्या बढ़ती रहती है और कभी घटती रहती है। और भी बाकी बहुत से कारण होते हैं, कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी जनसंख्या के अंदर फर्क आता है। अब जैसे कि आप जानते हैं नॉर्मली कि भारत की जो जनसंख्या है सन 1947 में जब देश आजाद हुआ था 7 अरब थी, 7 करोड़ थी, लेकिन अब जो जनसंख्या है वो बढ़कर के कितनी हो गई है? 1 अरब 21 करोड़ के आसपास की जनसंख्या सन 2011 में दर्ज करी गई है। तो इसका मतलब है कि ये इतने वर्षों के भीतर जो हमारी जनसंख्या का वृद्धि है वो रेगुलर रूप से हुई है। लेकिन 1921 के भीतर जब जनगणना की गई थी तो ये समय काल एक ऐसा समय काल था जिसके भीतर जो जनगणना है, जनसंख्या है, वह ज्यादा न बढ़ के घट गई थी। इसका कारण था क्योंकि इस 10 वर्षों के दौरान भयंकर महामारी के कारण जो जनसंख्या है उसमें कमी आई थी। तो जनसंख्या के जो प्रक्रिया है, जनसंख्या का परिवर्तन में कई बार प्रक्रिया जो है, ये जनसंख्या परिवर्तन होने की उसके पीछे कई प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं और कई बार अन्य कारण भी होते हैं। अब सबसे लास्ट में है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन जनसंख्या की विशेषताएं। एज, किस किस चीज का पता लगाया जाता है? एज, यानी कि अलग अलग उम्र के लोगों की काउंटिंग की जाती है। सेक्स रेशो, ये बात हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सेक्स रेशो क्या होता है कि 1000 पुरुषों के ऊपर यदि 1000 मेल हैं तो 1000 मेल्स के ऊपर फीमेल की संख्या जो होगी तो
इस अंतर को ही हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशो कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको राजस्थान के बारे में बताया गया था कि राजस्थान के अंदर यदि 1000 मेल हैं यहाँ की जनसंख्या में, तो 928 महिलाएं हैं। तो इस तरीके से दोनों का अंतर निकाला जाता है और इसी को हम सेक्स रेशो का नाम देते हैं। लिटरेसी लेवल, साक्षरता स्तर। अब साक्षरता स्तर का मतलब तो कितने, जो टोटल जनसंख्या है उसमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर कितने, निरक्षर कितने। साक्षर के बारे में भी आपको बताया था कि 7 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी भाषा के अक्षरों का ज्ञान रखता है तो उसे हम साक्षर मानते हैं, और यदि ज्ञान नहीं रखता है तो उसे हम निरक्षर की श्रेणी में रखते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, काम धंधे के हिसाब से, यानी कि व्यावसायिक संरचना, काम धंधे के हिसाब से लोग जो है, जहाँ पर ज्यादा मानव संसाधन उपलब्ध है, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, तो वहां पर काम धंधा भी ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड होते हैं व्यवसाय के संदर्भ में। आगे हेल्थ कंडीशंस ऑफ पीपल। अब हेल्थ कंडीशन मतलब स्वास्थ्य की स्थिति लोगों की वो कैसी है, तो जिस जगह वो निवास करते हैं वहाँ के प्राकृतिक वातावरण पर ये सबसे ज्यादा चीज प्रभावित करेगी। यदि ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया होगा तो लोगों की जो उनकी मूल उम्र है, औसत आयु है, वो कम मिलेगी, और यदि अच्छे किसी प्राकृतिक स्थान से के आसपास इलाके में रहेंगे तो वहाँ की जो जनसंख्या होगी उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी बेहतर होगा। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।